हेलो बच्चों, बेटा बेटी फिजिक्स क्लासेस में आपका फिर से एक बार स्वागत है। और न्यूक्लियस चैप्टर में दूसरा लेक्चर है ये, जिसमें हम चर्चा करेंगे मास नंबर या फिर बोले एटॉमिक मास। एटॉमिक मास बोले या मास नंबर बोले, अगर नाम से आप आइडिया लगाएं तो एटॉमिक मास या फिर मास नंबर, जो एटम का मास होता है उसको बोलते हैं एटॉमिक मास। सिंपल, एक लाइन में, मास ऑफ एटम इज कॉल्ड एटॉमिक मास। लेकिन उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, कैसे डिफाइन करते हैं उसको, माप एटम के मास को कैलकुलेट करने की यूनिट क्या होती है। जनरली आपने देखा हो कि हम मास की ऐसा यूनिट, अगर आपने 11th क्लास में पहला ही चैप्टर आता है आपका, मास की ऐसा यूनिट क्या है। मास को जनरली अपन मापते हैं किलोग्राम में। लेकिन आपने देखा हो किसी भी बड़े से बड़े पदार्थ को ले लिया आपने, किसी भी बड़े मटेरियल, आपने टेबल ले लिया, आपने बोर्ड ले लिया, कोई बड़ा ऑब्जेक्ट ले लिया, उसको आप तोड़ोगे छोटे छोटे पार्टिकल्स बनेंगे, उसको और छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ो, और सबसे ज्यादा छोटा जो पार्टिकल बनेगा वो बनेगा आपका एटम। एटम को अंदर, जैसे ये आपका सपोज ये बोर्ड है, इसको मैं छोटे छोटे पीस में तोड़ दूं, छोटे छोटे टुकड़े आ जाएंगे, छोटे छोटे टुकड़ों में, तो इसका वजन आप मापेंगे, इसका वजन किलोग्राम में माप सकते हैं। लेकिन इसका छोटा छोटा पार्टिकल, बहुत छोटे पार्टिकल होंगे तो वजन आपका ग्राम में आ जाएगा। लेकिन उस छोटे पार्टिकल को और तोड़ोगे तो वो जाके बन जाएगा एटम की फॉर्म में। तो एटम मतलब एक, उसको आप चाहे कि नॉर्मल देखना चाहे तो उसको नहीं देख सकते, तो लैब के अंदर वाली बातें हैं सभी। तो एटम का जो मास होता है, कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि एटम का मास है, उसको आप किलोग्राम में देखना चाहें तो बहुत नेग्लेक्जिबल वैल्यू होती है आपकी, लेकिन एग्जिस्ट करती होती है। तो इसलिए मास मापने के लिए, जैसे आप नॉर्मली बात करें, जैसे अपन गोल्ड को मापते हैं, तो गोल्ड को जनरली अपन बात करते हैं, गोल्ड बोलते हैं 1 तोला, 2 तोला, 3 तोला, 4 तोला। तो उसमें अपन ऐसे मापते हैं 10 ग्राम का 1 तोला हो गया, या कई जगह 8 ग्राम का बोलते हैं, कई जगह 12 ग्राम का बोलते हैं, ठीक है। तो या फिर टन बोलते हैं, जैसे कोई बड़ा अमाउंट है तो उसके लिए टन यूज करते हैं। कुल मिला के होता हमारा मास ही है, उसकी क्वांटिटी के हिसाब से अलग अलग यूनिट उन्हें दी जाती है। जैसे लेंथ के लिए ले लीजिए, बड़ी बहुत रोडों की बात, सड़कों की बात करें तो अपन किलोमीटर में मापते हैं, और अगर नॉर्मली बात करें, कपड़ों की बात करें तो मीटर में मापते हैं। अगर अपन छोटी छोटी चीजों की बात करें तो सेंटीमीटर में, फिर और इस तरीके से उसके साइज के हिसाब से या फिर मास की क्वांटिटी के हिसाब से यूनिट हमारी चेंज होती है। इसी तरीके से एटॉमिक मास रहता है, वो क्या रहता है, किसी भी एटम का मास। तो हमने रदरफोर्ड मॉडल में इतनी चीज पढ़ी थी कि जैसे ये सपोज है, ये आपका एटम है, एटम का ये आपका न्यूक्लियस है, तो इस एटम का सारा मास इस सेंटर पर लाई करेगा, और सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज भी इसके सेंटर पर लाई करेगा। इस सेंटर को क्या कहते हैं, न्यूक्लियस, जिसके बारे में अपन पढ़ाई कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन्स आपके बाहर मूव कर रहे हैं, ऑर्बिट में चक्कर लगा रहे हैं, और सेंटर पे क्या है आपका, सेंटर पर आपका सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज है। लेकिन सेंटर पे अगर न्यूक्लियस को देखें, अगले इसी चैप्टर में नहीं पढ़ेंगे, एटम जो न्यूक्लियस रहता है उसके अंदर क्या क्या रहते हैं, तो बता देता हूं मैं। जैसे ये आपका न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस के अंदर आपके रहेंगे प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। इस एटम के अंदर जितने प्रोटॉन है, जितने न्यूट्रॉन है, वो सारे के सारे कहां रहेंगे, इस न्यूक्लियस के अंदर। और बचे इलेक्ट्रॉन कहां रहेंगे, बाहर। मैंने क्या बोला, किसी बड़े ऑब्जेक्ट को तोड़ेंगे आप, छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूटेगा, छोटे छोटे पार्टिकल्स और तोड़ेंगे, तो सबसे छोटी जो इकाई बनती है वो बनती है एटम। एटम को भी अगर तोड़ना चाहें तो एटम के सेंटर पे आपका न्यूक्लियस, ये आपका इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर आपका एटम बना होता है। जैसे न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस मिलकर बना होता है आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। अब देखा जाए यहाँ पे मास नंबर बोले, एटॉमिक मास बोले, ठीक है। तो एटॉमिक मास कह लो चाहे मास नंबर बोलो, एक ही बात होती है। इस एटम का जो मास होगा उसी को अपन क्या बोलेंगे, एटॉमिक मास। अब बात आती है इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो कैलकुलेट करने से पहले ये बहुत छोटी यूनिट रहती है। जैसे हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन का जो मास होता है, हाइड्रोजन का मास उसको वो रहता है 1.6735 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। आप सोच के देखिए, 10⁻⁻27 किलोग्राम। आप ये इस डिजिट को हटा दें, आप यहां से देखिए 1.6 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। आप सोच के देखिए कितनी छोटी सी वैल्यू है। तो इस छोटी सी वैल्यू को लिखने के लिए अपन बार बार ये -27 लिखें तो बार बार लिखने में भी टाइम ज्यादा लगेगा, और कैलकुलेशन में भी काफी दिक्कत आएगी। इसलिए इस मास की यूनिट को शॉर्ट कर दिया गया। शॉर्ट कैसे कर दिया गया,
उसको शॉर्ट में, ये एटॉमिक मास है तो इसके लिए एक स्पेशल यूनिट बनाई गई, इसको नाम दिया गया एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट, सबसे पहले एटॉमिक मास होता क्या है, किसी भी एटम का मास जो होता है वो एटॉमिक मास होता है। दूसरी बात, इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो कैलकुलेट करते हैं इसको एएमयू में, इसकी एक नई यूनिट होती है अपने आप में, एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट किया जाता है एएमयू में, ठीक है, एएमयू। अब एएमयू होता क्या है, तो एएमयू को देखा जाए, सबसे पहले एटॉमिक मास से मास नंबर के बारे में बात की जाए तो यूनिट भी बाद में चर्चा कर लेंगे। ये देखते हैं होता क्या है। जैसे ये आपका न्यूक्लियर एटम है, ये इसके अंदर न्यूक्लियस है, इसके अंदर जितने प्रोटॉन और जितने न्यूट्रॉन है, तो एटॉमिक मास देखा जाए तो इसको बोलेंगे द टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स in an atom is called mass number, ठीक है, मास नंबर या फिर बोले एटॉमिक मास। थोड़ा सा अजीब लगेगा कि यहाँ पे नया वर्ड यूज किया मैंने, न्यूक्लियॉन्स। तो जैसे जो बच्चे आईआईटी के कॉलेज में पढ़ते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं, आईआईटियंस। जो एनआईटी पढ़ते हैं उनको बोलते हैं एनआईटियंस, या फिर जो वीआईटी में पढ़ रहे हैं उनको वीआईटियंस, ऐसे करके मतलब मेरा जैसे किसी एमबीबीएस कॉलेज में पढ़ रहे हैं उनको डॉक्टर्स बोलते हैं। तो इसी तरीके से मतलब जो जहां रहता है उसको अपन उसी से उसका नाम जुड़ जाता है, ठीक है। जैसे महाराष्ट्र में कोई रह रहा है तो महाराष्ट्रियन बोल देते हैं, और यूपी में या फिर आपके गुजरात तो गुजरातियंस, इस तरीके से। तो जो न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं पार्टिकल्स, उनको अपन क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियस के अंदर कौन रहता है, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो सारा का सारा मास आपका कहाँ रहता है, सेंटर पर, न्यूक्लियस के अंदर। तो न्यूक्लियस के पे कंसंट्रेट रहता है, न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो हम प्रोटॉन को भी न्यूक्लियन बोलेंगे और आपके न्यूट्रॉन को भी न्यूक्लियन बोलेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियंस होता है वो आपका क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियंस, वही आपका क्या होता है, एटॉमिक मास होता है। या फिर बोले इसको रिप्रेजेंट करते हैं आप कैपिटल ए से, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय लेटर कैपिटल ए। कैपिटल ए से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो एटॉमिक मास को कैलकुलेट करने के लिए देखिए क्या करते हैं, एटॉमिक मास बोले या फिर बोले मास नंबर, एक ही बात है। चाहे मैं एटॉमिक मास बोलूं चाहे मैं मास नंबर बोलूं, तो कैसे करेंगे, इसमें करेंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो आप देख रहे हो ये नंबर की बात कर रहे हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, यहाँ पे भी मास नंबर, यहाँ पे एटॉमिक मास है। तो कैसे, मतलब हम जब कैलकुलेट करते हैं तो ये मानते हैं कि प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन का मास लगभग बराबर होता है, ठीक है। थोड़ा सा डिफरेंस होता है, न्यूट्रॉन का मास थोड़ा सा ज्यादा होता है और प्रोटॉन का मास थोड़ा सा कम होता है। लेकिन अगर इनकी एक यूनिट की बात करें, यूनिट कैलकुलेट करते हैं, यूनिट ऑफ एटॉमिक मास, यूनिट ऑफ एटॉमिक मास होती है आपकी एएमयू, इसको बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। इसको एएमयू से डिनोट करते हैं और कई बार इसको अपन यू से भी ऐसे इस तरीके से डिनोट कर देते हैं, ठीक है, एएमयू या फिर यू से। तो एटॉमिक मास यूनिट ये आपकी नई यूनिट होती है, जैसे आपकी किलोग्राम होती है मास को कैलकुलेट करने की, ग्राम होती है, या फिर अलग अलग यूनिट होती है। इसी तरीके से आपकी एटॉमिक यूनिट ऑफ एटॉमिक मास, ठीक है, एटम के जो मास को कैलकुलेट करने की यूनिट होती है वो रहती है आपकी एएमयू, एटॉमिक मास यूनिट, जिसको अपन लिखते हैं एएमयू के फॉर्म में या फिर यू के फॉर्म में। अब बात करते हैं 1 एएमयू होता कितना है, कितना, जैसे आपने बोला 1 किलोग्राम कितना होता है, तो 1000 ग्राम के बराबर आपका 1 किलोग्राम होता है, ठीक है। मैं बोलूं 1 क्विंटल कितना होता है, तो 1 क्विंटल में आपके एक 100 किलो का 1 क्विंटल बनता है, ऐसे टन बन जाते हैं, ऐसे आपके ग्राम, मिलीग्राम, ठीक है, माइक्रो, इस तरीके से बन जाते हैं, आपके मेगा वगैरह सब बन जाएंगे। तो यहाँ बात करें एटॉमिक मास यूनिट की, तो एटॉमिक मास यूनिट होता क्या है, तो 1 एटॉमिक मास के लिए अपन क्या करें, 1 एएमयू, 1 एएमयू के लिए क्या करें, जो कार्बन C12 का मास होता है, मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन, मास ऑफ 1 एटम
ऑफ कार्बन C612। आपने C612 ये कार्बन है, इसका एक एटम लिया और इसके मास को 12 से डिवाइड कर दिया, तो जो भी मास आएगा वो आपका कितना आएगा, वो आएगा आपका 1 AMU, या फिर बोले 1, मतलब 1 एटॉमिक मास यूनिट इज द मास that is 1/12 part of the mass of one atom of carbon C6 and 12। ठीक है, जो कार्बन जिसका एटॉमिक नंबर आपका 6 होता है, जिसका एटॉमिक मास आपका 12 होता है, उसके एक एटम के मास का 1/12 पार्ट करेंगे तब आपकी वैल्यू बचेगी, वो क्या बचेगी आपकी 1 AMU। अब बात करते हैं कि कैसे हम एटॉमिक मास को नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नंबर ऑफ न्यूट्रॉन से बराबर कर देते हैं। ठीक है, देख लेते हैं। जैसे ये आपका एटम था, ये आपका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर आपके क्या न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन। तो अगर मैं बात करूं एटॉमिक मास, तो सारा का सारा मास आप न्यूक्लियस के अंदर रहता है, तो अपन न्यूक्लियस चैप्टर का नाम ही न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बारे में चर्चा कर रहे हैं। अब हमें मास नंबर कैलकुलेट करना है। देखिए एक प्रोटॉन है, अगर सपोज दैट एक न्यूट्रॉन है, तो एक न्यूट्रॉन का जो मास रहता है, मास ऑफ न्यूट्रॉन, वो कुछ इस तरीके से 1.008 AMU, और भी नंबर होते हैं लेकिन अपन इसको अप्रोक्स मान रहे हैं। ठीक है, मास ऑफ न्यूट्रॉन 1.008 AMU। इस तरीके से मास ऑफ प्रोटॉन जो रहता है वो रहता है आपका 1.007 AMU। ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट। देखो मास ऑफ न्यूट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन 1.008 1.007, तो जो हम मास नंबर लेते हैं या फिर एटॉमिक मास लेते हैं, उसमें हम ये डेसिमल वाले नंबर नहीं लेते, उसमें हम होल नंबर लेते हैं। ठीक है, तो होल नंबर कैसे लेंगे, जैसे यहां से आप 1 ले लेंगे, यहां से आप 1 ले लेंगे, कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि जितने आपके न्यूट्रॉन होंगे, अब हम ऐसा मानते हैं 1.0, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन जनरली कैलकुलेशंस के लिए अपन ऐसा करते हैं कि एक न्यूट्रॉन का मास अपन मान के चलते हैं 1 AMU, और एक प्रोटॉन का मास भी है 1 AMU। तो अगर किसी एटम में उसके न्यूक्लियस के अंदर 5, सपोज दैट 5 उसके अंदर प्रोटॉन है, 5 उसके अंदर न्यूट्रॉन है, तो 5 प्रोटॉन का कितना मास हो गया 5 AMU, 5 न्यूट्रॉन का कितना हो गया 5 AMU, तो टोटल मास कितना हो गया 10 AMU। इस तरीके से हम एटॉमिक मास या मास नंबर कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकाल लेते हैं। तो वही हमारा, क्योंकि हमें पता है एक न्यूट्रॉन का मास लगभग 1 AMU होता है और एक प्रोटॉन का मास भी लगभग 1 AMU होता है, तो हम टोटल मास नंबर निकालने के लिए क्या करते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कर देते हैं, वही हमारा क्या आ जाता है मास नंबर या फिर एटॉमिक मास। ठीक है, तो एटॉमिक मास या फिर बोले मास नंबर, ठीक है, रिप्रेजेंट करते हैं ए से। इसको कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, आपने प्रोटॉन के नंबर को न्यूट्रॉन के नंबर में ऐड किया तो आपको क्या मिल गया, एटॉमिक मास बोले या फिर मास नंबर। ठीक है, क्यों ऐसा, क्यों डायरेक्ट ये तो नंबर थी, हमें ये पता है कि जितने आपके प्रोटॉन होंगे उतना ही आपका AMU लगा देंगे वो मास बन जाएगा, और जितने आपके न्यूट्रॉन होंगे, न्यूट्रॉन का मास भी लगभग 1 AMU के बराबर होता है, तो 1 AMU इसका और 1 AMU, अगर यहाँ पे जितने न्यूट्रॉन्स हैं उतने AMU प्लस उतने AMU, तो टोटल आपका आसानी से मास नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो मास नंबर आ जाएगा। अब सपोज दैट कोई एटम दिया हुआ है, कोई एटम दिया हुआ है, उसका हमें इलेक्ट्रॉन्स बताने या फिर न्यूट्रॉन्स बताने, न्यूट्रॉन्स बताएं कैसे। सपोज दैट एक्स आपका कोई एलिमेंट है, यहां पे लिखा है जेड और यहां पे लिखा है ए। ये क्या है, एटॉमिक नंबर, ये क्या है एटॉमिक, ये क्या है एटॉमिक मास या फिर मास नंबर। तो इसमें पूछा जाए कि कैलकुलेट द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स या राइट द नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ दिस एलिमेंट, मतलब इस एलिमेंट के अंदर, इस एटम को अगर तोड़ो तो इसके अंदर न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या है, और इस एटम, ये एटम किन किन से मिलकर बना हुआ है। अल्टीमेटली बात ये है कि इस एटम के अंदर प्रोटॉन कितने हैं, इलेक्ट्रॉन कितने हैं, न्यूट्रॉन कितने हैं, आपको कैलकुलेट करके बताना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जेड क्या है आपका एटॉमिक नंबर, तो जेड एटॉमिक नंबर है, तो मतलब ये आ गया आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है,
क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि जेड जो होता है नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर जो होता है वो आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होता है। ऐसे बात करें। अब दूसरी बात, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो जितने आपके किसी भी एटम में जितने आपके प्रोटॉन होंगे न्यूट्रल एटम में, उतने ही आपके क्या होंगे इलेक्ट्रॉन्स। तो जेड ही आपके क्या हो गए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब बात करें न्यूट्रॉन कितने होंगे, तो हमें पता है कि ये ए जो है ये क्या है, ये कुछ भी नहीं है, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम है। ये मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों की संख्या है जोड़ के, और ये आपकी प्रोटॉन की है। तो ये एक बात बताओ, अगर A इक्वल टू जो है वो आपका है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, और Z क्या है आपका, Z है सिर्फ नंबर ऑफ प्रोटॉन। अब मुझे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालना है, तो कैसे निकलेंगे, आसानी से निकल आएगा। ए में से Z माइनस कर दूंगा, मास नंबर में से मैं Z माइनस कर दूंगा, तो मुझे पता चल जाएगा। अब ये एग्जांपल लेंगे तो और क्लियर हो जाएगा कि मेरे जो भी एटम दिया है मुझे उसमें न्यूट्रॉन्स की संख्या कितनी है। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे आएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे आएगा, ए आपका मास नंबर था, इसमें से आपने क्या माइनस कर दिया, Z माइनस कर दिया। मास नंबर में आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों थे, ये आपके सिर्फ प्रोटॉन है, तो इसमें से प्रोटॉन कैंसिल हो जाएगा, आपके क्या बचेंगे, सिर्फ न्यूट्रॉन बचेंगे। एक एग्जांपल लेते हैं, उससे और क्लियर होगा। इसमें बहुत ही बारीक क्वेश्चन, छोटा क्वेश्चन, आपके नीट के उसके पर्पज से नहीं, लेकिन एग्जाम के पर्पज से नॉर्मली पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में 2 नंबर में। जैसे सपोज दैट आपका एक एलिमेंट है यूरेनियम 92 235, और क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया है, राइट द नंबर ऑफ constituent particle of given element, a given atom। यूरेनियम 92 235 आपका लिखा हुआ है, उसने बोला है कि राइट द नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ द गिवन एलिमेंट, इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल बताना है। कुल मिलाकर प्रश्न ये कहना चाह रहा है कि इसमें आपको ये बताना है कि प्रोटॉन कितने हैं, न्यूट्रॉन कितने हैं, इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो देखो अभी हमने पढ़ा कि जितने आपके एटॉमिक नंबर है वही आपके प्रोटॉन होते हैं। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, 92। अब बात करें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो जितने प्रोटॉन होंगे, इस पर कोई चार्ज तो लिखा नहीं है, चार्ज नहीं लिखा मतलब ये न्यूट्रल है, न्यूट्रल मतलब जितना इसके पास पॉजिटिव चार्ज होगा उतना इसके पास नेगेटिव चार्ज होगा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बात की जाए तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इसके पास, यहां पे ऐसे लिख देते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, जितने प्रोटॉन है उतने ही आपके इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन भी आ गए। अब बात करें न्यूट्रॉन्स कितने हैं, तो ये जो 235 है ये किस किस से मिलकर बना, ये बना है आपका, ये पहली बात ये मास आपका मास नंबर है, और मास नंबर क्या रहता है सिर्फ और सिर्फ, जैसे सपोज ये मान लीजिए आप, तो सिर्फ 235 इसका नंबर है, 235 इसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या है, जिसमें हमें पता है प्रोटॉन हमारे 92 तो obvious सी बात है न्यूट्रॉन की आपकी संख्या आ जाएगी। तो अगर मैं पूछूं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अगर कैलकुलेट करना है तो टोटल कितने हैं, मास नंबर 235, ठीक है। इसमें से आप ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या है, जिसमें से आप प्रोटॉन की संख्या माइनस कर दो तो क्या बचेगी आपकी न्यूट्रॉन की संख्या, ठीक है। 235 माइनस 92 करेंगे, यहां से देखिए 3, और ये इसमें से माइनस करेंगे 4143, ये आ गई आपकी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है। इस तरीके से आप अलग अलग क्वेश्चन अगर आपको पूछे जाएं, जैसे आप सोडियम का एग्जांपल ले लें, सोडियम है आपका 1123, इसमें बताने ये बताओ प्रोटॉन कितने, इलेक्ट्रॉन कितने, न्यूट्रॉन कितने, उसमें प्रोटॉन है आपके 11 और प्रोटॉन 11 है, तो ओबीएस बात इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 11। अब बात करें न्यूट्रॉन की, तो न्यूट्रॉन की बात करें तो ये आपका मास नंबर है, इसमें से इसको माइनस कर दो, ये मास नंबर कितने आ गए आपके, न्यूट्रॉन कितने आ गए 12। इस तरीके से आपके छोटे छोटे क्वेश्चन 2-2 नंबर के अगर बनते हैं, नॉर्मली पूछा जाता है आपको बोर्ड के पर्पज से, वो आपके इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, ठीक है। अगले वीडियो में चर्चा करेंगे कि किस तरीके से एटम का साइज चेंज होता है, और न्यूक्लियस किन किन पार्टिकल से, ये तो बता चुके हैं, उसको एक बार लिखेंगे, और कि न्यूक्लियस आपका किन किन पार्टिकल से मिलकर बना होता है, कितना स्टेबल कौन सा न्यूक्लियस होता है, कौन सा न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है, और न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी किस बात पर डिपेंड करती है, अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, जो लोग पहली बार देख रहे हैं, ठीक है।
जो लोग सब्सक्राइब कर चुके हैं उनके लिए बहुत 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 धन्यवाद, और अपने दोस्तों को शेयर करें, ठीक है। और आगे अगर आपको डिमांड है बोर्ड के पर्पज से या फिर आप जो भी तैयारी कर रहे हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जो बता दें, लेक्चर बता दें किस टॉपिक पर अपना लेक्चर रिकॉर्ड करना है, तो मैं आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयार करके आपको चैनल पर डाल दिया जाएगा, ठीक है, जो आपकी काफी मददगार होगा। धन्यवाद।